हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लोटस फिक्शन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे एंड सेफ होंगे। गाइस, मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप में से वो सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने पहले से ही सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें थैंक यू सो मच। और आप लोग प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहिए ताकि मुझे पता चले कि आपको स्टोरी पसंद आ रही है। तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने देखा कैरामेल ली लैनजान और वांगजी दोनों का हाथ पकड़ती है और उन्हें उस रूम से बाहर ले जाती है। उनके साथ जेम्स ओंग भी पीछे पीछे जाने लगते हैं। जेम्स ओंग जाते हुए एक बार विंग और कांगसे सैंडन की तरफ देखते हैं। इस वक्त जेम्स ओंग की आंखों में आंसू थे और फिर जेम्स ओंग कहते हैं, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। शायद हमारे सवालों के जवाब हमें आज मिल जाएंगे। उसके बाद कमरे में बस 3 लोग बचते हैं। सेक्रेटरी मिंग रूम के बाहर खड़ा हो जाता है और अब सिर्फ विंग के मॉम डैड विंग के पास थे। कैरामेन ली सेक्रेटरी मिंग की तरफ देखती है और पूछती है कि तुम कौन हो। सेक्रेटरी मिंग बताता है कि मैं लैनजान सर का पर्सनल असिस्टेंट हूँ और उनका सेक्रेटरी हूँ। कैरामेन ली कहती है कि आप हमारे साथ आएँ, हमें बीजिंग शहर जाना है। जब सेक्रेटरी मिंग लैनजान और वांगजी को इशारा करके बताता है कि क्या हुआ है, तो लैनजान और वांगजी भी उसे इशारा करके बताते हैं कि हम दोनों को कुछ भी नहीं पता है, हमें बस इतना पता है कि हमें इसी टाइम बीजिंग शहर के लिए निकलना पड़ेगा। उसके बाद वो चारों ही हॉस्पिटल से बाहर आते हैं और कार में बैठकर बीजिंग शहर के लिए रवाना हो जाते हैं। वांगजी अपनी मदर की तरफ देख रहा था और उसकी मॉम किससे कुछ नहीं कह रही थी, पर लग रहा था कि उसकी मॉम आज बहुत ज़्यादा गुस्से में है, इसलिए वो वांगजी से कुछ नहीं कहना चाहती और वांगजी भी उनसे कुछ नहीं पूछ रहा था। अगले दिन सुबह सभी लोग बीजिंग शहर पहुंचते हैं। बीजिंग शहर पहुंचते ही लैनजान उन्हें अपने पेरेंट्स के घर ले जाता है। वे सभी घर के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे पर पहुंचते हैं, कैरामेन ली लैनजान, वांगजी और सेक्रेटरी मिंग को रोकती है और कहती है, तुम तीनों यहीं रुको, मुझे अंदर कुछ काम है। ये कहकर वो अंदर चली जाती है अपने पति के साथ और जोर से चिल्लाती है, सिसे लो बाहर आओ, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। आज मुझे तुमसे अपने सारे पुराने हिसाब किताब निपटाने हैं। कैरामेन ली ने गुस्से से चिल्लाया और आवाज़ दी। हॉल में किसी को इस तरीके से चिल्लाता देखकर सिसिलू जल्दी जल्दी अपने कमरे से बाहर आती है और दिखती है कैरामेन ली बाहर खड़ी है। कैरामेन ली को देखकर सिसिलू के चेहरे पर एक शैतानी सी स्माइल आ जाती है और वो कहती है, अरे मैं क्या देख रही हूँ? मेरे सामने जो खड़ी है वो कैरामेन ली है। कैसी हो तुम? और तुम्हारा वो भगोड़ा धोखेबाज पति कैसा है? मेरे पति ना तो धोखेबाज था ना ही भगोड़ा। तुमने उसे धोखेबाज और भगोड़ा बना दिया। उस समय मुझे समझ नहीं आया कि हमारे साथ वो सब हो क्या रहा था, लेकिन अब मैं समझ में आ रहा है कि जो मेरे साथ हो रहा था वो सब कुछ क्यों हो रहा था। कैरामेन ने गुस्से से कहा। कैरामेल की बातें सुनकर सिसिलू घबरा जाती है और कहती है, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? मुझे तुम्हारी कोई बात समझ में नहीं आ रही है। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरा बड़ा बेटा कहाँ है? क्या तुम मेरी बात समझ नहीं रहे? मैं जानना चाहती हूँ कि मेरा बड़ा बेटा कहाँ है। कैरामेल की बातें सुनकर सिसिलू हैरान हो जाती है और फिर देखती है और कहती है, आप किस बेटे की बात कर रही हैं? मैं उस बेटे की बात कर रही हूँ जिसे पैदा होते ही मुझसे छीन लिया था तुमने। मुझसे कहा था कि मेरा बड़ा बेटा मरा हुआ पैदा हुआ था। कैरामेल गुस्से में कहती है, मैंने सही कहा था। आपके 2 बेटों में से आपका एक बड़ा बेटा मरा हुआ पैदा हुआ था। दूसरी ओर लैनजान, वांगजी और सेक्रेटरी मिंग कैरामेल और सिसिलू की बातें सुन रहे थे। उन दोनों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें साफ साफ घर के दरवाजे पर सुनी जा सकती थी। जब कैरामेल ने बात शुरू की तो लैनजान और वांगजी हैरान हो जाते हैं और सेक्रेटरी मिंग वो उन दोनों को देखने लगता है। लैनजान समझ नहीं पा रहा था कि ये सब कुछ हो क्या रहा है, और जो उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे उनका तो क्या ही कहना। वो अंदर देखने लगता है, तभी कैरामेल की आवाज़ सुनाई देती है, तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने कभी भी मरे हुए बच्चे को बर्थ दिया ही नहीं, बल्कि तुमने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया।
मुझसे झूठ बोला कि मेरा एक बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। मुझे बताओ, तुमने मुझसे मेरा बेटा क्यों चुराया? कैरामेली ने चिल्लाते हुए सवाल पूछा। तुम इतनी देर से बकवास क्यों कर रही हो? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने तुम्हारा बच्चा चुराया? सिसी लू भी जोर से चिल्लाते हुए कहती है। वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं हो रही थी। सिसी लू की बातें सुनकर कैरामेली गुस्से से उसकी तरफ देखती है और कहती है, अच्छा, तुम्हें सबूत चाहिए? मैं अपने साथ सबूत लेकर आई हूँ। इतना कहकर वो लैनजान और वांगजी को आवाज़ देती है और फिर वांगजी और लैनजान अंदर आ जाते हैं। सिसी लू ने देखा कि लैनजान और वांगजी दोनों एक साथ खड़े हैं और दोनों हूबहू एक जैसे दिखते हैं। उनमें कोई भी फर्क नहीं है। अब ये देखकर तो वो बुरी तरीके से डर और घबरा जाती है, सिर्फ इसीलिए कि अपने बेटे की शक्ल मेरे बेटे से मिलती है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने तुमसे तुम्हारा बेटा चुरा लिया है। वो मेरा बेटा है। लैनजान सिसी लू के पास जाता है और उससे पूछता है, क्या वास्तव में मुझे आपने चुराया था? लेकिन आपने मुझे क्यों चुराया और मुझे मेरे असली पेरेंट्स से अलग क्यों किया? लैनजान बहुत गुस्से में था। उसकी आंखों में गुस्सा दिख रहा था और सिसी लू लैनजान के इन सवालों से डर गई थी और वो डरते हुए 2 कदम पीछे हट जाती हैं। लेकिन फिर भी वो चिल्लाते हुए कहती है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। उसके बेटे की शक्ल तुमसे मिलती है, इसलिए वो उसका फ़ायदा उठाने यहाँ आई है। उसने सोचा होगा कि अगर वो यहाँ आकर ये कहेगी तो हम सब उसे निपटने के लिए उसे बहुत मोटी रकम दे देंगे, बहुत पैसे दे देंगे। वो बस हमें यहाँ पर लूटने आई है। सिसी लू की बातें सुनकर लैनजान गुस्से में चिल्लाता और कहता है, मैं इन लोगों को बहुत अच्छे से जानता हूँ कि ये कैसे लोग हैं। इन्हें तुम्हारे पैसों की परवाह नहीं है। ये सिर्फ प्यार करना जानते हैं, किसी को नीचा दिखाना नहीं जानते। मुझे नहीं पता कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, लेकिन सच जानने का तरीका मेरे पास है। इतना कहकर लैनजान अपने सेक्रेटरी की तरफ देखता है और कहता है, सेक्रेटरी मिंग, शहर के सबसे बड़े डॉक्टर को अभी और इसी वक्त यहाँ बुलाओ। मुझे आज अपना डीएनए टेस्ट करवाना है। जब सिसी लू लैनजान के मुंह से डीएनए टेस्ट की बात सुनती है तो गुस्से में बोलती है, कोई टेस्ट नहीं हो सकता यहाँ पर, कोई टेस्ट नहीं होगा। ये लोग झूठ बोल रहे हैं और मैं तुमसे सच बोल रही हूँ। मुझे पूरा यकीन है और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ, तुम मेरे बेटे हो, मैंने तुम्हें नहीं चुराया। मैंने कहा ना, मेरा डीएनए टेस्ट होगा। अगर आपसे मेरा डीएनए मैच करेगा तो मैं आपका बेटा, और अगर उनसे मैच करेगा तो मैं उनका बेटा। और ये सच है, तो जिसके साथ मेरा डीएनए मैच करेगा मैं उसके साथ जाऊंगा। लैनजान, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है और मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि हमारे समाज के लोगों के साथ क्या करना है, पर तुम मानते ही नहीं हो। तुमने इससे दोस्ती की, पहले उस अनाथ लड़के के साथ दोस्ती की, उसे अपना लाइफ पार्टनर बना लिया और अब तुम इन लोगों के प्यार में भी पड़ गए और तुमने इन्हें भी इतना दोस्त बना लिया। मैं तुम्हारी बर्थ देने वाली मदर हूँ, मुझ पर यकीन नहीं कर सकते तुम? क्या तुम इस औरत पर भरोसा कर रहे हो जो कल आई है? सिसी लू ने गुस्से से कहा। उसकी कड़वी बातें सुनकर लैनजान को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो लैनजान कहता है, क्या मैं आपकी बात मानूं? सच में, जिसने अपने ही बेटे का घर उजाड़ दिया हो, जिसने अपने ही बेटे के लाइफ पार्टनर को इस दुनिया से भगा दिया हो, क्या मैं आपको पागल लग रहा हूँ? मुझे नहीं पता कि मेरा एक्सीडेंट की वजह क्या थी। क्या मैंने इन्वेस्टिगेट नहीं किया होगा? आपको क्या लगता है मुझे पता नहीं है कि उस दिन मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल कैसे हुए थे, क्यों हुए थे और कैसे मेरा एक्सीडेंट हुआ? आपको क्या लगता है कि मेरी गाड़ी इतनी कमज़ोर है इसीलिए मैं उस गाड़ी के ब्रेक फेल करवाए थे? हाँ, मैं जानना तो चाहता था। मैं चाहता तो आप लोगों के साथ बहुत कुछ कर सकता था। उसी वक्त मेरे पास बहुत सारे सबूत थे जो मैं पुलिस को देकर आप लोगों को जेल भिजवा सकता था। लेकिन मैंने सोचा कि आप मेरे मदर हो, मैं आपको कैसे सज़ा दे सकता हूँ, इसलिए मैं चुप रहा। लैनजान के मुंह से ये शब्द सुनकर सिसी लू और ज़्यादा डर जाती है और डर के मारे वो पूरी तरीके से सफ़ेद पड़ जाती हैं। इस तरीके से डरी हुई नज़रों से अब सिसी लू लैनजान को देखती हैं। तभी अचानक सिसी लू के गाल पर एक जोर का थप्पड़ आकर बजता है। सिसी लू हैरान होकर
उसकी तरफ देखती है तो उसका पति मिंग हाई वहीं खड़ा था। मिंग हाई बोला, तुमने कितना कुछ कर दिया। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम किसी का बच्चा चुरा सकती हो और तुम ये कह रही हो कि वो बच्चा हमारा है। सिसी लू रोते हुए कहती है, मिंग हाय, तुम भी इन लोगों की बातों में आ गए। ये सब झूठ बोल रहे हैं। ये हमारा बेटा है। इसकी शक्ल बस इसके बेटे से मिलती है, इसीलिए कैरामेंडली इसका फ़ायदा उठाने आई है। गुस्से से चिल्लाते हुए, बस बहुत हो गया, और कितना झूठ बोलोगी, सच बताओ, ऐसा क्यों किया तुमने। मिंग हाई बोलता है, तुम्हारी माँ, मैंने ये सब तुम्हारी माँ की वजह से किया। तुम्हारी माँ हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती थी। उसे कहती है, मैं उसे पोता कब ला कर दूंगी, लेकिन जब मैं प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती थी, मैं अपना फिगर ख़राब नहीं करना चाहती थी, इसीलिए एक दिन मैंने उनसे कहा कि मैं उन्हें पोता नहीं ला कर दूँ तो क्या होगा, वो अपनी सारी दौलत दान में कर देंगी। उन्होंने ऐसा कहा तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो क्या करूँ। मैं इस मामले में डॉक्टर से बात करने हॉस्पिटल गई। तब मेरी मुलाकात कैरामिनली से हुई। वहाँ मुझे पता चला कि कैरामिनली तो जुड़वा बच्चों से प्रेग्नेंट है। तो मैंने मन में सोचा, क्यों ना मैं कैरामिनली के एक बच्चे को अपने पास रख लूँ, ताकि मैं उसे अपना बच्चा कह सकूँ और मुझे किसी को बच्चा देना भी ना पड़े। फिर मेरी कैरामिनली से अच्छी दोस्ती हुई और मैंने उसी समय अपने आप को प्रेग्नेंट अनाउंस किया। और उसके साथ साथ मैंने हर वो नाटक किया जिससे मैं ये साबित कर सकूं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और फिर उसके बाद तुमने क्या किया, मिंग हाई ने कहा। तुम्हारे फॉरेन जाने के बाद मैं तुम्हारी मदर के सामने ऐसा दिखावा करने लगी कि मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ, और दूसरी तरफ मैंने कैरामेंडी से रिश्ते और दोस्ती को बढ़ा लिया। दोस्ती करने के बाद मुझे कैरामेंडी की डिलीवरी डेट का भी पता चल गया, और मैंने भी उसी दिन उसी टाइम पर अपनी डिलीवरी डेट बता दी ताकि मैं उसे उसका बच्चा छीन सकूं। मैंने कैरामेंडी के नर्स और डॉक्टर को काफ़ी ज़्यादा पैसे दिए, जिससे जिस दिन कैरामेंडी की डिलीवरी हो मैं जानबूझकर कैरामेंडी के पति को उससे दूर कर सकूं, ताकि उसे पता ना चले कि मैंने उसका एक बच्चा चुरा लिया है। कैरामेंडी डॉक्टर ने कैरामेंडी को बताया कि उसका बड़ा बेटा मरा हुआ पैदा हुआ, जबकि मैंने बच्चों को कहीं दूर कर दिया था, सिसी लू ने कहा। कैरामेंडी सिसी लू के सामने आती है और कहती है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कम से कम तुम्हें हर बार झूठ नहीं बोलना चाहिए था। इस बार भी तुमने झूठ बोला। तुम कभी माँ नहीं बन सकती, इसलिए तुमने मुझसे मेरा बच्चा चुराया। तभी कैरामेंडी सिसी लू के सामने आती है और कहती है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कम से कम तुम्हें इस बार झूठ नहीं बोलना चाहिए था। तुमने हर बार झूठ बोला और इस बार भी तुम झूठ बोल रही हो। तुम कभी माँ बन ही नहीं सकती थी, इसीलिए तुमने मेरा बच्चा चुराया। तब मैं तुम्हें माफ़ कर देती। तुम्हें अपना फिगर और धन चाहिए था, इसलिए तुमने मेरा बच्चा चुराया। ये कहते हुए कैरामेंडी सिसी लू के गाल पर जोरदार एक और थप्पड़ मारती है, और सिसी लू उस थप्पड़ को झेल नहीं पाती और वो सीधा फर्श पर गिर जाती है। लैनजान जब ये सब सुन रहा था तो उसकी आंखों से आंसू बहने लग गए थे। वांगजी की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। दोनों ने अपनी माँ की तरफ देखा और वांगजी उनकी तरफ जाकर बोला, माँ प्लीज़ शांत हो जाओ, अभी आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, ऐसा मत करो। शांत हो जाऊं? मैं शांत हो जाऊं? तुम ऐसा कह सकते हो? वांगजी, 30 साल तक मुझे लगता रहा कि मेरा बेटा मर गया। आज मेरा बेटा जिंदा है, मेरे सामने खड़ा है। इतने सालों तक मैं सिर्फ इस औरत की वजह से अपने बेटे को प्यार नहीं कर पाई, अपने बेटे को देख नहीं पाई। तुम अपने बड़े भाई से दूर रहे और तुम मुझे कहते हो मैं शांत हो जाऊं। कैरामेंडी गुस्से में चिल्ला रही थी और उनमें आंसू आ रहे थे और अब वो अपना रोना कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। फिर लैनजान धीरे धीरे सिसी लू के पास जाता है। लैनजान अपने नीज पर बैठता है और सिसी लू की तरफ देखते हुए कहता है, मैं बचपन से सोचता था कि तुम दोनों मुझसे प्यार क्यों नहीं करते।
तुम दोनों मेरे साथ नॉर्मल पेरेंट्स की तरह बिहेव क्यों नहीं करते? तुम लोग हमेशा मुझे डिसिप्लिन में क्यों रखते हो? जब भी मैं तुम लोगों के साथ होता था तो मुझे उम्मीद होती थी कि तुम लोग मुझे अटेंशन दोगे, मुझसे प्यार करोगे, मेरी केयर करोगे, लेकिन तुम लोग तो हमेशा मुझे इग्नोर कर देते थे। मुझे ऐसा लगता था उस वक्त कि मैं आप लोगों का असली बेटा नहीं हूँ, लेकिन आज मुझे सच पता चल रहा है कि मैं सच में आप लोगों का असली बेटा नहीं हूँ। मैं आप लोगों का असली बेटा नहीं हूँ। लैंजान ये कहकर वहाँ से दूर हट जाता है और तभी कैरामन ली, जिसे वांग जी ने हक कर रखा था और जो उसे शांत कराने की कोशिश करता है, कैरामन ली कहती है, तुमने अब तक किसी को भी नहीं बताया ना, लेकिन अब तुम्हें बताना होगा। सबके सामने बताओ और मुझे भी बताओ कि तुमने मेरे पति के ऊपर चोरी का आरोप क्यों लगाया। तुमने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। एक दिन दोनों बच्चे आमने सामने आ जाते और मेरी सच्चाई भी सामने आ जाती। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें यहाँ से दूर भेज दूँ तो यहाँ ये नौबत ही नहीं आएगी। सिसी लू ने कहा, जानते हो उस वक्त हमारी क्या हालत थी? पहले तो मैंने अपना बड़ा बेटा खो दिया और उसके बाद मेरे पति पर चोरी का इल्ज़ाम लगा, जिसकी वजह से पुलिस उन्हें पकड़ कर ले गई। मुझे रातों रात ये शहर छोड़ना पड़ा। 15 दिन के मेरे बच्चे वांग जी को लेकर मुझे यहाँ से जाने को मजबूर होना पड़ा। सेक्रेटरी मिंग, अभी इसी वक्त पुलिस को बुलाओ और इस लेडी को गिरफ्तार करा दो। इतने सालों में इसने जो भी क्राइम किए हैं उन सब की सज़ा इसे मिलनी चाहिए, लैंजा ने गुस्से से कहा। सिसी लू चिल्लाते हुए कहती है, लैंजान, तुम मुझे पुलिस के हवाले करवाओगे? मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैंने तुम्हें पाला है। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आज तुम्हारे पास जो कुछ है वो सब कुछ हमारा दिया हुआ है। हमने तुम्हें इतनी आरामदायक ज़िंदगी दी है। अगर तुम किसी गरीब कैरामन के बेटे होते ना तो आज तुम इतनी ऐश की ज़िंदगी नहीं जी रहे होते और तुम्हारे नसीब में ये सब कुछ नहीं होता। सिसी लू अपनी बकवास किए जा रही थी। ओ, तुमने मुझे बड़ा नहीं किया है, मुझे नौकरों ने पाला था। मैं उनके हाथों में पला बड़ा हूँ। क्या तुमने मुझे कभी प्यार से देखा भी है? बचपन में मैं जब डरता था तो तुम्हारे कमरे के पास जाकर तुम्हें बुलाता था। तुमसे डोर को पीटते हुए कहता था, मॉम मुझे डर लग रहा है, लेकिन तुम मुझे धक्का मार के वहाँ से भगा देती थी। बचपन से लेकर अब तक मैंने खुद को अकेला महसूस किया है और अकेला ही पाया है, पर मुझे नहीं पता था कि मेरा एक कंप्लीट परिवार है। और तुम्हें पता है मैं 15 साल की उम्र में सुसाइड करने चला गया था क्योंकि मुझे घर में किसी का प्यार नहीं मिलता था। पर जिसने मुझे बचाया, जिसने मुझे प्यार दिया, तुम लोगों ने उससे भी मुझे छीन लिया। और आज मेरे पास जो कुछ भी है वो उसी का दिया हुआ है। मैंने तुम लोगों से कुछ नहीं लिया। तुम्हें आज भी उस निकम्मे लड़के की याद आ रही है? उसी की वजह से तुम आज इतनी ज़िद्दी हो। तुम ये क्यों नहीं समझते? उस लड़के को तुमसे नहीं, तुम्हारी दौलत से प्यार था, इसीलिए वो तुम्हें छोड़कर चला गया। तुम आज भी उस बदसूरत लड़के से प्यार करते हो, ये सोचकर तुम्हें उससे घिन नहीं आती क्या? सिसी लू ने गुस्से से कहा, बस बहुत ज़्यादा बकवास कर लिए आपने। मैं अब तक चुप था क्योंकि ये मेरी माँ का मामला था, लेकिन अब मेरे वीन को बीच में लाकर मुझे बहुत गुस्सा दिला रही है। मेरी माँ ने मुझे समझाया है कि किस औरत पर हाथ नहीं उठाती, वरना मैं अब भी आपको जान से मार देता और आप यहाँ जिंदा नहीं होती। वीन के बारे में एक शब्द भी मत कहना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? मैं सब कुछ सुन सकता हूँ, लेकिन कोई कुछ भी मेरे वीन को कहे मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। पहली बार वांग जी भी गुस्से में बोल रहा था। तब तक वांग जी चुप था, लेकिन जब वीन का नाम आया तो वांग जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचने में 1 सेकंड भी नहीं लगा। उसने गुस्से में सिसी लू को डांटना शुरू किया। लैंजान वांग जी की तरफ देखता है और उसके करीब जाकर उससे कहता है, वांग जी रिलैक्स हो जाओ, घर जाने का टाइम हो गया है। हम सबको घर जाना होगा। यहाँ पर पुलिस आ जाएगी और वो सब कुछ देख लेगी।
उसे आज तक इसने जो कुछ भी किया ना, उसकी सज़ा इसे मैं दिलवा कर रहूँगा। कैरामेन ली भी वांग जी के पास आती है और कहती है, शांत हो जाओ वांग जी, अब हमें यहाँ रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा अब कोई काम नहीं है, हमारे बारे में चिंता मत करो, चलो चलो यहाँ से चलते हैं। कैरामेन ली वांग जी और लैनजान दोनों का हाथ पकड़ लेती है और उन्हें उस मैंशन से बाहर ले जाने लगती है। सेक्रेटरी मिंग भी उनके साथ बाहर आता है। फिर कैरामेन ली लैनजान की तरफ देखती है और प्यार से उसके गालों को छूने लगती है, उसके बालों को सहलाने लगती है और उसे गले लगाते हुए कहती है, बेटा घर आ जाओ, अब अपने घर जाने का टाइम हो गया, अपने घर चलो। फिर तीनों ही गाड़ी में बैठ जाते हैं। सेक्रेटरी में कार ड्राइवर की सीट पर आकर बैठता है और कार स्टार्ट कर देता है। तभी अचानक वांग जी की नज़र लैनजान पर पड़ती है, जो खिड़की से बाहर देख रहा था। फिर लैनजान अपनी मदर की तरफ इशारा करता है और उनसे उसका ख्याल रखने के लिए कहता है। फिर कैरामेन ली प्यार से अपना हाथ लैनजान के कंधे पर रखती है। लैनजान अपनी मदर की तरफ देखता है और एक बार फिर से उन्हें गले लगा लेता है। लैनजान जो खिड़की की तरफ देखकर अपने आंसू बहा रहा था, शांति से जो रिएक्ट नहीं करना चाहता था, अपनी मदर के गले लगकर फूट फूट कर बच्चों की तरह रोने लगता है। उसे बहुत तकलीफ़ हो रही थी और वो अब खुलकर रोना चाहता था, अपने दिल की सारी तकलीफ़ बाहर निकाल देना चाहता था। कैरामेन ली अपने बच्चे को शांत कराने लगते हैं, उसके सर को अपनी गोद में रख लेती हैं और बहुत प्यार से उसके बालों को सहलाने लगती है। आज ज़िंदगी में पहली बार लैनजान को मदर का प्यार मिल रहा था। लैनजान को जैसे एक राहत मिल रही थी, उसे जैसे एक सुकून मिल रहा था। वो जैसे ये महसूस कर रहा था ज़िंदगी में पहली बार कि मदर का प्यार क्या होता है। लैनजान कहता है, आज मुझे पहली बार महसूस हो रहा है कि मदर का प्यार क्या होता है, मदर क्या होती है। लैनजान रोते रोते ही अपनी मदर के गोद में सो जाता है और अब शाम तक वो लोग फिर से अपने शहर पहुंच जाते हैं। शाम को वांग जी के घर में सब लोग घर आ चुके थे। विंग को भी हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई थी। लैनजान और वांग जी सोफे पर बैठे थे। सब लोग उन दोनों को घूर रहे थे। तभी आयुआन उनके पास आता है और दोनों को ध्यान से देखता है और फिर कहता है, मेरे पास दो डैड है, मेरे पास दो डैड है। आयुआन की बातें सुनकर वांग जी हंस देता है और आयुआन को अपनी गोद में बिठाते हुए कहता है, हाँ आज से मैं तुम्हारा डैड हूँ और ये भी तुम्हारा डैड है, और सच में आज से तुम्हारे पास दो डैड हैं, सच में अब से मैं इन्हें भी डैड कहूँगा। ये कहकर वो जल्दी से वांग जी की गोद से उठकर लैनजान की गोद में जाकर बैठ जाता है। लैनजान भी जल्दी से आयुआन को अपने सीने से लगा लेता है और वो मन में कहता है, अब मुझे अपने बेटे से छुपकर मिलने के लिए नहीं आना पड़ेगा, अब मैं जब भी चाहूँ सीधे सीधे उससे मिलने आ सकूँगा। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें, सेफ रहिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट।